नमस्कार प्यारे बच्चों आप सबका स्वागत है हमारे अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट स्टडी बाय रवि सर में। देखिए बच्चों, आज हम आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित अर्थात कहिए इंडियन पॉलिटी से संबंधित एक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर उससे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपसे बताता हूँ कि क्या अपने न्यायपालिका के बारे में देखिए, तीन चीज़ें होती हैं बेटा, तीन चीज़ें होती हैं। एक होती है कार्यपालिका, एक होती है न्यायपालिका और एक होती है विधायिका। तो तीनों के इम्पोर्टेंस अलग अलग है, अलग अलग रोल है। संविधान तीनों इन्हीं पर बेस है, तीनों पर ही डिपेंड होता है। तो हम इसमें से एक चैप्टर लेते हैं आज न्यायपालिका से जुड़ा हुआ। अब न्यायपालिका की अगर बात करें तो भारत में जो न्यायपालिका का सिस्टम है बेटा, वो कैसा है? वो पिरामिड के आकार का है। कैसा है? पिरामिड के आकार का। इसमें सबसे टॉप पर कौन बैठा है? तो इसमें सबसे टॉप पर जो बैठा है उसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। हिंदी में उसे कहते हैं बेटा सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन हिंदी में ही उसका दूसरा नाम भी है उच्चतम न्यायालय। अब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, ऐसा क्या है, इनमें क्या अंतर है? तो बेटा यहाँ पे देखने वाली बात है, ये सुप्रीम कोर्ट है। क्या बेटा? सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट को जब हम पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट को उच्च न्यायालय नहीं उच्चतम न्यायालय कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्चतम न्यायालय। हिंदी में भी आप लिखेंगे इसमें उच्चतम न्यायालय। तो देखो बेटा, उच्चतम न्यायालय को आज हम पढ़ रहे हैं, उच्चतम न्यायालय को। तो इसकी थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, दूसरे वीडियो में आपको पूरा करा देंगे। इसके महत्वपूर्ण टॉपिक आज मैं कराता हूँ। देखिए थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, बहुत और आशा करता हूँ आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय या इसे सर्वोच्च न्यायालय जिसे कहते हैं, इसकी बात कहाँ से करते हैं? तो संविधान के आर्टिकल पे जाते हैं। किस आर्टिकल पे जाते हैं? तो बेटा आर्टिकल 124 अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 का सब क्लोज फर्स्ट क्या कहता है? सब क्लोज फर्स्ट क्या कहता है बेटा? तो इसका सब क्लोज फर्स्ट कहता है कि भारत का एक एससी होगा। भारत का एक एससी, मतलब बेटा मैं एससी का मतलब है सुप्रीम कोर्ट। क्या बेटा? भारत का एक एससी होगा। ये इतनी बात किस में लिखी बेटा? आर्टिकल 124 में लिखी है। किस में लिखी है? आर्टिकल 124 में लिखी है। लेकिन क्या 124 में के सब क्लोज 1 में इतनी ही बात लिखी है? तो नहीं, पूरी बात लिखते हैं कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। और आगे की बात नहीं बताते बहुत लोग, तो आगे की बात इसमें क्या है? जो एक सीजेआई का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश है ना। जो एक सीजेआई एवं 7 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बना होगा। ठीक है बेटा। अब आप कहो कि सर आपने बताया कि एक सीजेआई होगा, एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 अन्य न्यायाधीश हैं, तो ये कैसी बात कही सर आपने? इस समय तो 33 अन्य न्यायाधीश हैं। अदर न्यायाधीश कितने हैं? अदर बताइए कितने हैं? तो अदर हैं 33 और एक सीजीआई है, तो 34 हो रखे हैं वर्तमान में, तो प्रेजेंट टाइम में। लेकिन हम यहाँ क्या लिखा रहे हैं कि 124 का सब क्लोज 1 कह रहा है कि एक सीजीआई तथा 7 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बना होगा। अगली बात और सुनिए बेटा, वो ये कहता है जब तक संसद विधि बनाकर इसमें परिवर्तन ना कर दे। तो ये बात आगे जरूर याद रखना, जब तक संसद विधि बनाकर इसमें संशोधन ना करे। अब बात समझ में आ गई बेटा। अब 124 का सब क्लोज फर्स्ट पूरी बात आपको क्लियर कर रहा है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा जो एक सीजीआई और 7 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बना होगा। और जब तक बना होगा, जब तक संसद कोई विधि बनाकर इसकी संख्या में चेंज ना कर दे, विधि बनाकर कोई संशोधन ना कर दे या इसकी संख्या चेंज ना कर दे, तब तक क्या रहेगी? 1 और +7 = कितने होंगे? 8 न्यायाधीश होंगे। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन क्या अब इतने हैं?
तो ये बेटा जब की बात है, जब हमारा मूल संविधान था, जब की बात है। और अगली लाइन ने कह दिया संसद विधि बना लेगी तो इसमें अमेंडमेंट कर सकती है, इसमें संशोधन कर सकती है। और जब संशोधन कर सकती है तो फिर कितने हुए 1 + 9 कितने हुए 10 एक बार के अमेंडमेंट में, दूसरी बार में 1 + 13 कितने हो गए 14। ऐसे करके हर बार संशोधन होते रहे। और आपको संशोधन तक तो याद नहीं करना, क्योंकि आपकी जो इंडिविजुअल परीक्षा अगर लॉ से संबंधित है तब तो आप इतना डीप जा सकते हैं, नहीं तो आप सीधे जाइए कि ये बात तो आप छोड़ दीजिए, चाहे इसको कोई बात नहीं, इसको चाहे कट कीजिए क्योंकि आपको परेशान करेगी। अब सिर्फ आपको याद रखना कि वर्तमान में जो संसद ने विधि बना करके संख्या कर रखी है, तो वर्तमान में कितनी है, तो 1 तो CGI है और अन्य न्यायाधीश कितने हैं, तो अन्य है 33 = कितने हो गए 34। 34 न्यायाधीशों से मिलकर के भारत का सुप्रीम कोर्ट बना है, भारत का सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है। तो समझ में आया 124 का फर्स्ट। तो अब इसके बाद आगे चलते बेटा, चलिए अब इसके बाद लेते हैं कि भाई ये न्यायाधीश जो बनते हैं और तो ये कैसे बनते हैं। तो अगली बात में याद आता है कि आर्टिकल ले लेते बेटा, आर्टिकल 124 सब क्लोज 2 क्या कहता है, सब क्लोज 2 में क्या है। तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा बेटा कि ये बताइए कि न्यायाधीशों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। तो आपको ये पता होना चाहिए संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है, 124 के सेकंड में मिलता है। किसे मिलता है, 124 के सेकंड में मिलता है। अब यहाँ बी भी लिखा हो सकता था, यहाँ हिंदी में ख भी लिखा हो सकता था, बच्चे सोचते हैं। तो इसमें क्या है, अपॉइंटमेंट अर्थात नियुक्ति की बात करते हैं हम, क्या करते हैं, नियुक्ति की बात करते हैं। अब ये बताइए बेटा कि नियुक्ति कैसे होती है, जो 34 न्यायाधीश बताए उनकी नियुक्ति कैसे होती है। तो अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इससे बात चलेगी। और आपके सामने जो आने वाली है कॉलेजियम सिस्टम, तो कॉलेजियम सिस्टम क्या है, तो वो कॉलेजियम सिस्टम यहाँ पर आपके सामने आएगा। तो जैसे आप बताते हैं नियुक्ति अपॉइंटमेंट की बात करें तो राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, CGI की नियुक्ति, सॉरी एक मिनट अभी इसको काट देता हूँ। कौन करता है इसकी नियुक्ति, राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति कौन करता है बेटा, राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति क्या सीधे ऐसे ही राष्ट्रपति की उसकी CGI की नियुक्ति कर देगा, नहीं। राष्ट्रपति क्या करेगा, अगली बात सुनिए बेटा, राष्ट्रपति क्या करेगा, SC मतलब सुप्रीम कोर्ट, SC मतलब सुप्रीम कोर्ट, और /HC या हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, या कहिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से, के न्यायाधीशों से, न्यायाधीशों के परामर्श पर इसकी नियुक्ति करता है। बस इतना लिख लो, परामर्श पर, किसके परामर्श पर, सुप्रीम कोर्ट और मतलब हाई कोर्ट, इनके न्यायाधीशों से, जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनसे ये मतलब परामर्श करेगा, एडवाइस लेगा, क्या इस व्यक्ति को CGI बना दें, क्या ये इस चीज के लिए उचित है। तो अगर वो सलाह दे देते हैं तो राष्ट्रपति किसे अपॉइंट कर देता है, CGI को अपॉइंट कर देता है। तो परामर्श पे क्या अपॉइंट हो जाता है, CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति हो जाती है। लेकिन अभी हमने यहाँ किसकी की, CJI की करी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन अब हम किसकी नियुक्ति करेंगे, अदर जस्टिस की। अदर जस्टिस मतलब 33 जो अन्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। कौन करता है बेटा, राष्ट्रपति ही उनकी नियुक्ति करता है। लेकिन राष्ट्रपति कैसे करता है, तो इसमें देखिए, इसमें क्या बात आती है, इसमें आता है कि CGI की परामर्श पर करेगा, किसकी, CGI। अब CGI नियुक्त हो गया, जब मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हो गया, अपॉइंट हो गया, अब उसके परामर्श पे करेगा, अब उसके परामर्श पे, CGI की परामर्श पर, CGI की परामर्श पर नियुक्ति। और किसकी नियुक्ति बेटा, तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, बराबर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति।
अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। कैसे होती है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति? सीजीआई के परामर्श पर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। और सीजीआई की नियुक्ति कैसे होती है? तो एससी और एचसी के न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति करता है। तो समझ में आ गई बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे चले। अब यहां पर एक क्वेश्चन आ जाता है, खड़ा हो जाता है इतनी क्लियर होने के बाद, क्या सीजीआई की परामर्श लेने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है? यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सीजीआई की परामर्श लेने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है? क्या राष्ट्रपति बाध्य है? तो जब हमारा मूल संविधान था तब राष्ट्रपति बाध्य नहीं था, तब राष्ट्रपति बाध्य नहीं था। परामर्श लेता था लेकिन बाध्य नहीं था कि लूंगा जरूर, तो परामर्श लेने के लिए बाध्य नहीं था। लेकिन फिर इसमें अमेंडमेंट हुआ और इंद्री वेरुवाडी वाला एक केस आया था वो, तो उसने क्या किया, इसने बताया कि इसके लिए बाध्य होगा, सीजीआई से परमिशन, सीजीआई से परामर्श तो लेनी पड़ेगी, सीजीआई से तो एडवाइस लेनी ही पड़ेगी राष्ट्रपति को। तो इसके लिए क्या हुआ कि भाई किससे परामर्श करें या कैसे करें, तब आया कॉलेजियम सिस्टम। तो तब क्या बना? कॉलेजियम सिस्टम। तो कॉलेजियम सिस्टम क्या है बेटा? तो कॉलेजियम सिस्टम की बात कर लेते हैं बेटा सीजीआई के उसमें। तो अब क्या होता है, क्या होता है बेटा इसमें? एक तो होता है सीजीआई, एक तो होता है सीजीआई और प्लस 2 होते थे सीनियर मोस्ट जजेज। पहले शुरू में कॉलेजियम सिस्टम जब भारत में आया था तो तब 2 थे, लेकिन आज वर्तमान को हम याद कर लेते हैं। वर्तमान में 4 सीनियर मोस्ट जजेज होते थे, सीनियर मोस्ट जजेज होते थे, मोस्ट जजेज होते थे, सीनियर मोस्ट जजेज। इनसे मिलकर के जो बनता था, इनसे मिलकर के जो बनता था यही क्या कहलाता था? यही क्या कहलाता था? कॉलेजियम सिस्टम। तो यही कहलाता है आपका कॉलेजियम सिस्टम। कई बार हम पढ़ते हैं ना कि भाई कॉलेजियम क्या है, कॉलेजियम क्या है। तो कॉलेजियम दरअसल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित मामला है कॉलेजियम। तो कॉलेजियम व्यवस्था इसे कहते हैं कि एक तो सीजीआई होगा और 4 अन्य न्यायाधीश होंगे। जब ये लोग, एक सीजीआई और 4 सीनियर मोस्ट जज क्या करेंगे? ये अपनी राय देंगे। क्या देंगे? राय देंगे। और राय मानने के लिए कौन बाध्य है? तो राय मानने के लिए बाध्य है कौन? राष्ट्रपति। राय मानने के लिए कौन बाध्य है? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति राय मान लेगा कॉलेजियम सिस्टम की और इनकी नियुक्ति हो जाएगी। तो कॉलेजियम सिस्टम समझ में आया? एक सीजीआई होता है और 4 सीनियर मोस्ट जजेज होते हैं, दैट इज कॉलेजियम सिस्टम। क्लियर बेटा? चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं कि भाई हम न्यायाधीशों को नियुक्त कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं, तो उनकी क्वालिफिकेशन भी तो कुछ होनी चाहिए। तो ठीक है, हम कर लेते हैं बात इसकी भी। अनुच्छेद 124 के 3 में चले जाइए, 3 में, और यहाँ क्वालिफिकेशन की बात मिलेगी आपको। क्या मिलेगी बेटा? योग्यता की बात मिलेगी। इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? किसकी? सीजीआई की या अन्य न्यायाधीशों की। तो सीजीआई क्या योग्यता होनी चाहिए? तो सबसे पहली बात, कॉमन सी बात आप सबको पता है, भारत का नागरिक होना चाहिए। 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 ठीक है बेटा, होना चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं हम, इसके बाद देखिए बच्चे क्या होता है। इसके बाद वो कहता है लगातार 5 वर्षों तक किसी कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो। तो 5 वर्षों तक, कहाँ शॉर्टकट में लिख रहा हूँ बेटा, लगातार, कंटिन्यूअस, ऐसा नहीं कि 1 साल किया फिर छोड़ दिया, फिर लगातार 5 वर्षों तक न्यायाधीश रह चुका हो। शॉर्टकट में समझिए बेटा बात को, लगातार 5 वर्षों तक न्यायाधीश रह चुका हो वो किसी कोर्ट में, चाहे जिला कोर्ट में चाहे हाई कोर्ट में, तो वो न्यायाधीश रह चुका हो। अगला, या लगातार 10 वर्षों तक वरिष्ठ सीनियर मोस्ट एडवोकेट रहे, वरिष्ठ अधिवक्ता रह चुका हो। अधिवक्ता 10 वर्षों तक वरिष्ठ अधिवक्ता मतलब वकील रहा हो, सीनियर मोस्ट एडवोकेट रहा हो, ऐसे व्यक्ति को सीजीआई या अन्य न्यायाधीश बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद अब लास्ट पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है और उसका आंसर आपको देना है।
तो वो ये पॉइंट है कि राष्ट्रपति की दृष्टि में विधि पारंगत हो, अर्थात उसे लॉ की नॉलेज हो। बेटा क्या हो? उसे लॉ की नॉलेज हो, अर्थात उसे किसी लॉ की नॉलेज। अब आपसे जो क्वेश्चन मैंने कहा, ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना, कमेंट बॉक्स में देंगे इसका आंसर, कि अभी पीछे कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एक वुमेन जस्टिस की नियुक्ति हुई थी, अपॉइंटमेंट हुआ था। वो ना तो जस्टिस थी, ना तो न्यायाधीश थी, ना वरिष्ठ अधिवक्ता थी, और फिर कौन थी जो ऐसे नियुक्त किया गया? तो बताओ जरा, कौन है? अपने भारत के इतिहास में कोई ऐसा है जिसे केवल राष्ट्रपति ने ये माना हो कि भैया इसने LLB कर रखी है, और LLB की डिग्री के बाद ये जो है विधि की इसे नॉलेज है, लॉ की इसे काफ़ी नॉलेज है। तो आप ये सोचिए, अगर आपने भी LLB कर रखी है और आप चाहते हैं कि भारत का मुख्य न्यायाधीश बन सकें, तो आप बन सकते हैं, पर राष्ट्रपति से संबंध अच्छे बनाइए, वो आपको बना देगा। पर डिग्री होनी चाहिए LLB की। अगर आपने कर रखी तो देख लो बात करके, अगर आपकी बात हो जाए तो ये भारत में ऐसे इतना बड़ा पद भारत में केवल इस वजह से मिल सकता है क्योंकि संविधान में एक लाइन में लिखी है कि राष्ट्रपति की दृष्टि में विधि पारंगत होना चाहिए, तो उसे आराम से मिल जाएगी। ठीक है बेटा, बताओ, देखो भारत का कितना बड़ा पद और आपको आसानी से मिल सकता है। चलिए बेटा, अब इसके बाद चलते हैं अगली बात। तो एक है आर्टिकल 124 का सब क्लोज 7, अर्थात 7वां, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसमें ये बात कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, अपनी मतलब कहना चाहिए पूरा अपना कार्यकाल करने के बाद वो अन्यथा कहीं किसी और जगह गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते हैं। वो बात है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, अब आर्टिकल 125 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही एग्जाम की दृष्टि से आपको कभी आता है, तो हमें जो आता है हम आपको वही बताने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, आर्टिकल आता है 126। कौन सा आता है बेटा? 126, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 126 और 127 दोनों को लिख दूं, इसमें कंफ्यूजन होता है, इसीलिए एग्जामिनर इसको पूछता है, इन दोनों को पूछता है। इन दोनों में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और इसे पूछता है। सीधी सीधी बात, और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपसे पूछता है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? क्वेश्चन आपका ये है। अब वहां पर आपको 4 ऑप्शन होते हैं, तो 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन ये होते हैं, 126 और 127। तो यहां पर जो होता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का, तो वो ये है बेटा, अर्थात एक्टिंग CJI। एक्टिंग इंग्लिश में कहें तो एक्टिंग CJI, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। देखो मेरे बच्चों, समझ में आ गया आपके? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश अर्थात एक्टिंग CJI है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो 126 में मिलता है। इसकी नियुक्ति करता है। कौन करता है? इसकी भी राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है। कौन करता है बेटा? राष्ट्रपति ही नियुक्ति। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, तो भी राष्ट्रपति ही करेगा। ठीक है बेटा। अब आता है अनुच्छेद 127, ये क्या है? 127। तो इसमें बेटा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात है। किसकी है? तदर्थ न्यायाधीश। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अच्छा बेटा, एक बात बताऊं आपको, तदर्थ न्यायाधीश कौन होते हैं? इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं एड होक जस्टिस। ये कैसे होते हैं बेटा, आपको इसके बारे में बताता हूं। जब सुप्रीम कोर्ट में काम ज्यादा हो जाता है, अब न्यायाधीश तो केवल 34 हैं, और काम ज्यादा आ जाता है जब सुप्रीम कोर्ट में, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है और न्यायाधीशों की संख्या कम हो रखी है उस समय पर, अपॉइंटमेंट ना हो, कम हो रखी किसी वजह से। तो ऐसे में कुछ न्यायाधीशों को नियुक्त कर दिया जाता है, अपॉइंट कर दिया जाता है। उन्हें ही कहते हैं एडोक न्यायाधीश या एडोक मतलब जस्टिस, तदर्थ न्यायाधीश। लेकिन इनकी नियुक्ति होती कैसे है और कौन करता है इनकी नियुक्ति?
तो इनकी नियुक्ति का बड़ा अच्छा एक वो है, इसमें सीजीआई नियुक्त करता है। कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त करता है। कैसे नियुक्त करता है? तो बेटा वो संबंधित राज्य से, किसी ऐसे राज्य से जहां से संबंध है, वहां के केस ज्यादा हैं, उनका निपटारे के लिए संबंधित राज्य के हाई कोर्ट, संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के सीजे, सीजे मतलब चीफ जस्टिस, अब आई शब्द नहीं आएगा, सीजे अर्थात संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश से रिक्वेस्ट करता है कि आप कुछ न्यायाधीशों को हमें दे दीजिए कुछ समय के लिए। तो जो इनका कार्यकाल अच्छा कितना होता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तदर्थ न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो 2 वर्ष होता है। कितना होता है बेटा इनका कार्यकाल? 2 वर्ष होता है। याद रखना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, तो ये याद रखना, इनका कार्यकाल कितना पूछा जाता है? 2 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं, तो अब क्या है, 129 की बात कर लेते हैं। लेकिन 129 से पहले 129 की बात करते हैं। चलिए 129, 128 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। 129 इसे क्या कहते हैं बेटा, बताओ इसमें क्या है, बोलो 129 में क्या है, बताओ जरा बच्चों, 129 में क्या है? कोई बच्चा बताए? नहीं पता? चलिए हम बता देते हैं, हम बताते हैं आपको। अभिलेख न्यायालय क्या है बेटा? अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय, इसका मतलब इंग्लिश में होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय इंग्लिश में बोलते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है बेटा, तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करें तो इसे क्या होता है अभिलेख न्यायालय? तो इसकी 2 चीजें होती है, समझ लो। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या है? तो अभिलेख न्यायालय का मतलब बेटा 2 चीजों से समझ में आएगा आपको। एक तो न्यायालय की जितनी कार्यवाही होती है वो सब लिखित में होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो न्यायालय की अवमानना पर दंड दे सकता है, ये होता है बेटा अभिलेख न्यायालय। तो 129 में है ये। अब 130 की बात करें तो 130 में ये स्थान है कि सुप्रीम कोर्ट का, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ होगा? दिल्ली में होगा। कहाँ होगा बेटा? दिल्ली में होगा। लेकिन क्या अलग हो सकता है? हाँ अलग हो सकता है। अगर सीजीआई राष्ट्रपति से परमिशन ले ले तो कहीं अलग भी इसकी बैठक की जा सकती है, कहीं अलग भी इसकी बैठक की जा सकती है। ठीक है बेटा, एक आर्टिकल आता है आपका इसका 131 प्रारंभिक 131 प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अर्थात प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में क्या आता है बेटा? इस सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात, यहाँ पावर आ गई, मतलब एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की पावर आ गई। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार उसमें क्या करता है कि जब 2 राज्य आपस में लड़ रहे हों, जब राज्य और केंद्र आपस में लड़ रहे हों, जब कई राज्य और एक तरफ केंद्र लड़ रहा हो, तो ऐसे आपसी विवादों को सुलझाने के लिए 131 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट उस विवाद का निपटारा कर सकता है। ठीक है बेटा, अब इससे आगे क्या है सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में अभी और भी चीजें हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की पावर हैं, जैसे कि अपीलीय पावर अर्थात अपीलीय क्षेत्राधिकार, वो मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ पर मुझे आता है कि आपको एक चीज और जान लेनी चाहिए कि भाई एक भारत का बड़ा सम्मानित पद है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई। तो सीजीआई को हमने नियुक्त करने की बता दिया आपको 124 के 2 में अपॉइंटमेंट है और कॉलेजियम सिस्टम के बारे में बता दिया। तो इतनी बड़ी पावर है, इतना बड़ा पद है, क्या इन लोगों को इनके पद से हटाया जा सकता है कार्यकाल से पहले? तो ये बात भी जरूर याद रखना बेटा। आर्टिकल चलते चलते इसे भी इससे सीख जाओ, आर्टिकल 124 का 4 याद रखना। इसमें क्या है? महाभियोग है। इसमें क्या है? महाभियोग है बेटा। महाभियोग इम्पीचमेंट किस पर लगता है?
CGI पे लगता है। वो कैसे लगेगा, वो कैसे लगेगा, महाभियोग किस वजह से लगेगा? तो बेटा दो चीजों से लगेगा। किससे लगेगा? एक तो लगेगा मिसकंडक्ट, सिद्ध कदाचार, है ना, और एक लगेगा इनकैपेसिटी, मतलब असमर्थता। दो ही चीजों पर लगेगा। किस किस पे लगेगा? किस किस पे लगेगा? मिसकंडक्ट मतलब सिद्ध कदाचार, कोई सिद्ध हो गया हो कदाचार, सिद्ध कदाचार, सिद्ध कदाचार। और दूसरा होता है असमर्थता, असमर्थता। इन दो कंडीशन में CGI पर महाभियोग इम्पीचमेंट के रेजुलेशन लाया जा सकता, प्रस्ताव लाया जा सकता है। और ये ध्यान रखें, जब ये प्रस्ताव आएगा तो थोड़ा पढ़ने के लिए जान लीजिए, ये एक ही सत्र में पास होना जरूरी है, ये एक ही सत्र में पास होना जरूरी है। और अब ये भी पूछा जाता है कि महाभियोग में कौन सा मतलब हम करेंगे तो कौन सा बहुमत इस्तेमाल किया जाएगा, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, या विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन, ये ऑप्शन में आता है तो विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी से ही आप इम्पीचमेंट साबित कर सकते हैं। ठीक है बेटा, किस पर? CGI पर। तो ये बात भी थोड़ा सा याद रखेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट में पढ़ने के लिए काफ़ी है और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन जैसे अपीलीय पावर में, तो बेटा ये सब पढ़ने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगली वीडियो का। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर भी करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, आप ऐसा करेंगे तो इससे आपको अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।